जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में मेरे भाई। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक आंखें खोल देने वाली वीडियो लेकर के आया हूं, जहां पर शायद आपको इस एसएससी का पूरा ट्रैप समझ में आएगा। ठीक है, और ये ट्रैप से निकलना कैसे है, समाधान क्या है, वो भी आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। असल में क्या है ना भाई कि हम लोग पिछले कुछ टाइम से सारी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, हम पढ़ाने पर करते हैं, आप पढ़ने पर करते हैं, लेकिन कभी भी हम इस बात की गहराइयों में नहीं जाते कि सिस्टम में गड़बड़ी है तो कहाँ पर है। आप बोलोगे सर आप इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हो, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे डेटा ही लेकर के आया हूं जो शायद आपकी आंखें खोल करके रख दे और आपको ये समझा पाए कि ये कितनी बड़ी मायाजाल है, कितने इसके अंदर में लूपहोल्स हैं और इससे कितने लोगों के, कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कितनी यहाँ पर सीटें वेस्ट जा रही हैं, कितने लोगों के सपने टूट रहे हैं, उसको बचाया भी जा सकता है कि नहीं बचाया जा सकता है। ये सारी बातें आपको मेरे भाई पता चलने वाली है। तो मैं मेरे भाई बात कर रहा हूं कुछ डेटा के ऊपर में। सबसे पहले समझिए, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एक कमीशन है और वो काफी सारी परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है, जिसमें अगर बॉटम से शुरू करें 10वीं लेवल से तो एमटीएस है, फिर 12वीं लेवल पर सीएचएसएल है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर सीजीएल का पेपर हो जाता है। अब असल में क्या है, एसएससी में आजकल सारा का सारा मेरे भाई जो खेल चल रहा है वो रिपीटिशंस का चल रहा है, रिपीटर का यहाँ पर खेल चल रहा है। एक यहाँ पर एक आरटीआई का डेटा हमारे सामने आया और ये हमारे एसपीजी टॉक्स करके हैं भाई, इनके टेलीग्राम चैनल पर ये डेटा था और बहुत ही जेन्युइन डेटा है। इससे मैंने कुछ समझने की कोशिश की, मैंने जानने की कोशिश की कि असल में हो क्या रहा है सीजीएल में। तो मैं काफी सरप्राइज हो गया इस बात को लेकर के कि सीजीएल 2023 में जितने भी लोगों का सिलेक्शन हुआ था, जो भी टोटल वैकेंसीज आई थी, अगर आप यहां पर देखो तो सीजीएल 2023 में जैसे सीएसएस में 692 वैकेंसी थी, एक्साइज इंस्पेक्टर का 2173 वैकेंसी था, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का इतना था और टैक्स असिस्टेंट का मेरे भाई इतना था। अब आप सोचेंगे इस बेरोजगारी के माहौल में जहां पर अगर किसी को नाला सफाई का भी कहीं पर वैकेंसी निकल जाए ना, तो पीएचडी पास व्यक्ति भी उसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले भाग रहा है। 10 वैकेंसी भी जहां पर हो रही है तो लोग ऐसे भीड़ वहां भाग रही है जैसे पता नहीं अमृत बट रहा हो। एक छोटी सी गिव अवे हमने देखी यहां पर, उसके लिए 50,000 लोगों ने मेरे भाई फॉर्म भर दिया। आप इस बात को सोचिए, तो बेरोजगारी का आलम क्या है। बट ऑन द अदर हैंड यहां पर भारत में हमारे क्या हो रहा है, आप ये देखो 692 वैकेंसी थी और इसमें 39 सीटें खाली रह गई। आप सोचिए इस बात को, 2173 और एरा गैरा पोस्ट भी नहीं है भाई। एक्साइज इंस्पेक्टर जीएसटी 4600 गेट पे और उसमें 401 सीटें जो है वो मेरे भाई वैकेंट रहेगी वहां पे, लगभग इसका 5%, यहां पर मेरे भाई 18%। और मजे की बात तो भाई यहां पर आप ये देखो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो कि बढ़िया ग्रेड पे की पोस्ट है आपकी, 4000 से ऊपर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। टैक्स असिस्टेंट इनमें अगर आप देखोगे 40% सीट वैकेंट है, 43% सीट वैकेंट है। तो सीट वैकेंट होने का मतलब क्या है, क्या यहां पर इस पदों को भरा नहीं गया या फिर यहां पर लोग ही नहीं गए इस पद को अप्लाई करने के लिए। तो आपके मन में काफी सारा सवाल आ रहा होगा कि यार एसएससी तो 8000 बहाली देती है, 8000 रिजल्ट भी घोषित कर देती है, फिर ये सीट कैसे खाली रह गया। मेरे भाई सब्र करिए, वीडियो के अंदर में हम आपको सब कुछ बताएंगे कि एसएससी की गलती है, कैंडिडेट की गलती है, या क्या है माजरा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये आगे और बढ़ते हैं, एक और डेटा के ऊपर में बात करते हैं। तो अभी सीजीएल 2024 का मेरे भाई मेंस चल रहा है। इस मेंस में यहां पर सीजीएल 2024 के मेंस देने वाले कुल कैंडिडेट में से 5171 सीजीएल 2023 के कैंडिडेट थे और 17,927 22 से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। और मेरे भाई ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि जिन्होंने 22 में फॉर्म भरा था वो 23 में जाकर के भरे, नहीं। इतने लोग ऐसे हैं जो 23 में सिलेक्शन ले चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने 24 में पेपर दिया है, और इतने लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 22 से, उसके बाद भी जाकर के इन्होंने 24 में पेपर दिया है। क्या मजबूरी रही होगी भाइयों इनको ऐसी यहां पर कि ये सेलेक्ट होने के बाद में जो है वो दोबारा से पेपर दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं यहां पर, क्या वो दोबारा से पेपर देंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो आप कहोगे चलो यार सर गलत क्या है, ये बताओ सर, अगर हम सेलेक्ट हो गए, टैक्स असिस्टेंट यहां पर बन गए, तो अगली बार पेपर दे करके इनकम टैक्स बन जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो वहां पर है ही नहीं। मैंने कब कहा कि वहां प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मेरे भाई तब हो जाती है यहां पर जब ये लोग दोबारा से सिलेक्शन लेते हैं और उस सीट को वापस से उसको खाली छोड़ देते हैं। अब बोलोगे सर ये क्या बात है? बिल्कुल मेरे भाई, जैसे ये बंदा मानो यहां पर इनकम टैक्स में सिलेक्टेड है, ठीक है, दोबारा से पेपर देता है, चेन्नई जोन में है, और वापस से पेपर देने के बाद में इसको चेन्नई जोन ही मिलता है, ये भाई साहब दोबारा ज्वाइन ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरी सीनियोरिटी लूज हो जाएगी, मैं यहां पर ज्वाइन नहीं करूंगा और वो सीट वैकेंट हो जाती है। चलो ये वाला केस भी मेरे को समझ में आता है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दर्द इस बात पर हुआ, आप इस बात को समझिए। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात यहां दिखाता हूं। जो रिपीटर 22 में थे, जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके थे, और वो 2024 में मेरे भाई यहां पर दोबारा से पेपर भरे। मैंने कहा ना कि एक बंदा जिसका मानो कहीं और पर ट्रांसफर है, वो अगर मानो दोबारा से पेपर भरता है कि उसको होम स्टेट मिल जाए, तो समझ में आता है कि चलो हो सकता है होम स्टेट के लिए किया हो। लेकिन यार ये तो देखो सीएसएस वालों का,
आप ये देखो सीएसएस एक ऐसा पद है, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पे सीएसएस एएसओ इन सीएसएस एक ऐसा पद है जिसमें लोगों को यह बात पता है, फिक्स पता है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। और उसके बाद भी मेरे भाई यहां पर 692 सीटें थी पिछली बार 2022 में अगर हम बात करें तो, ठीक है, 23 में यहां पर 692 सीटें थी, इतने लोगों का पद भर गया था और उसमें से 469 लोगों ने दोबारा से मेरे भाई पेपर दिया। क्यों दिया भाई पेपर इन्होंने? पता तो था ना शुरू से कि दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगा, और जब तुम्हें पता था दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगा तो फिर ये नौकरी क्यों ली यहां पर? क्या यहां पर हम इसको कैंडिडेट की गलती माने, क्या हम इसमें एसएससी की गलती माने? हम गलती माने तो किस में माने? क्योंकि नुकसान तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का हो रहा है जो फ्रेशर है, जो बिगनर है, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं और इस आस में कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल मेरी नौकरी लग जाएगी। आप ये समझिए 700 सीट में से भी अगर 470 बच्चा यहां पर जाकर के दोबारा से पेपर भरता है तो क्या यहां पर मनोदशा है? क्या वो डिपार्टमेंट से खुश नहीं है? और ये अगर मानो फिर से भरेंगे, फिर से इनको सीएसएस मिल गया तो ज्वाइन तो नहीं करेंगे, तो सीट तो वैकेंट रह जाएगा वहां पे। तो मेरे भाई यहां पर ये क्या हो रहा है पूरा समझिए इस बात को लेकर के। ये सीजल 2023 का सिलेक्शन है। 23 के सिलेक्शन में सबसे पहले देखो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, अगर हम बात करें, अच्छा ये 22 का हो गया ना, यहां पर सबसे पहले एक बार हम आपको दिखाते हैं 22 में, हम आपको दिखाते हैं 22 में पीएसए की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी। उस वैकेंसी में अगर हम देखें यहां पर तो इतने लोग सेलेक्ट हुए थे, इतने लोगों में से 10,000 ने मेरे भाई दोबारा 24 का पेपर भरा। उसी तरीके से टीए वाला हो गया, इतने लोग मेरे भाई 3,000 में से दोबारा से पेपर भरे। सीएजी वाला जो डिपार्टमेंट है 2295 वैकेंसी थी जो फिल हो चुके थे, उसके इतने कैंडिडेट जो है लगभग यहां पर डिपार्टमेंट में मेरे भाई दोबारा से पेपर भरे हैं। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखोगे ऐसे जीएसटी में आप देखो इतना रोला, इतना भौकाल, लोग सोचते वर्दी है, पैसा है, पावर है, सब कुछ है, इतना होने के बावजूद भी 1100 लोगों में से 584 लोग जो है यहां पर पेपर भरते हैं। मैं अभी वो सेंटर्स की वीडियो भी देख रहा था साथ के साथ में, जहां पर वो बंदा माइक लेकर के जाता है और हर लड़की से, हर लड़के से पूछता है तो वो ये कहते हैं हम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दोबारा पेपर देने आए हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है? फिर मैंने बच्चों से भी बात किया कि आप लोग दोबारा पेपर देते क्यों हो? ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ब्लेम गेम उनके ऊपर में ले जाकर के डाल रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई यहां पर। तो देखिए 2-3 बातें निकल करके आई सामने। सबसे पहला, जब एक बच्चा तैयारी कर लेता है तो तैयारी करने के बाद में मान लीजिए कि शुरू में तो उसकी ललक बस इतनी होती है कि हमको जैसे तैसे करके कहीं पर भी कोई भी मेरे भाई एक नौकरी दिलवा दो, हम अंडमान निकोबार में नौकरी करने को तैयार हैं और हमसे फाइल ढुलवाने का तुम काम कर लो, लेकिन इस बेरोजगारी के ठप्पे को हटा करके मुझे बस एक रोजगार का ठप्पा चाहिए। उस केस में वो ज्वाइन कर लेता है। वो जांच परख बिल्कुल भी नहीं करता, पोस्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कोई सीनियर लोगों से बात नहीं करता, कोई काउंसलिंग नहीं होती है, थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, जैसे तैसे भर दिया, हाँ भैया रोजगार एकदम ऐसे हो गया, सेलेक्ट हो गया, यहां पर मेरा जो नाम आ गया, बस बढ़िया हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसको पता चलता है फिर उसके बाद में उसका मन बदलता है। उसको लगता है नहीं यार साउथ उतनी बढ़िया चीज नहीं है जितना हमने सोचा था, वहां साउथ की मूवी ही अच्छी लगती है, नौकरी अच्छी नहीं लगती। फिर उसका मन बदलता है, फिर वो वापस से तैयारी करता है, वो ब्रेक लेकर के तैयारी करता है वहां पे और फिर अगली बार फॉर्म भरता है कि हम अपना होम स्टेट में जाएं। तो क्या आप शुरू में ये चीज डिसाइड नहीं कर सकते थे? ठीक है। दूसरी गलती यहां पर एसएससी की निकल करके चली आती है। जब उसको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि रिपीटर्स आ रहे हैं, बार बार पेपर दे रहे हैं और पीछे की वैकेंसीज खाली हो रही हैं, तो यहां पर एसएससी को एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्या एसएससी को वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना चाहिए? जैसे बैंकिंग में, जैसे यूपीएससी में होता है वेटिंग लिस्ट जारी होते हैं, रेलवे में जारी होता है, एसएससी को क्यों दर्द हो रहा है भाई वेटिंग लिस्ट जारी करने में? एसएससी भी तो जारी कर देना। अभी देखिएगा हम आपको कितना बड़ा मैनहोल दिखाएंगे, कितना बड़ा मतलब यहाँ लूप होल दिखाएंगे हम आपको बताएंगे वहां पर चीजें कि कितनी प्रॉब्लम आ रही है। आप समझिए इस बात को। तो ये मेरे भाई वो कैंडिडेट थे 22 वाले जो 24 में अप्लाई किए हैं, ये 23 के सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने 24 में अप्लाई किया। और संख्या देखो कितनी बड़ी है, परसेंटेज देखो मेरे भाई, कई जगह तो 50% से ज्यादा लोग असंतुष्ट हैं अपनी नौकरी से, असंतुष्ट हैं अपने काम से और वो अप्लाई कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को लेकर के। ठीक है, इसी को लेकर के हमारे निखिल भाई ने भी एक मैसेज भी किया था, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि अप्रोक्स 94% ऑफ द सीजल 22 कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर सीजल 2023। और ये कहां से इन्होंने सोर्स भी दिया था कि भैया क्यूमैथ का जो इन्होंने अपना फीडबैक सर्वे भरवाया हुआ था, उस सर्वे में इनको पता चला कि लगभग 94% बच्चा जो है दोबारा से पेपर के लिए अप्लाई कर रहा है। आप ये सोच लो क्या हालत है। और ये चलो एक तो भैया हो गया डिपार्टमेंट में कि चलो सीजल में पिछली बार नौकरी लगी थी, फिर 23 भर दिए, फिर 24 भर दिए। क्यों? पैटर्न पता है, पाठ्यक्रम इतना मुश्किल नहीं है, यूपीएससी के इतना कठिन नहीं है, पूरा खेल 3 सालों का है। 3 सालों के अंदर में हम क्या कर रहे हैं भैया, सेलेक्ट हो रहे हैं, फिर लगा अच्छा दूसरा वाला एग्जाम नजदीक है, एसएससी बड़ा फास्ट पेपर ले रही है, फिर दूसरी बार अप्लाई कर दिए, फिर तीसरी बार अप्लाई कर दिए। और इसी चक्कर में मेरे भाई नए कैंडिडेट को जगह ही नहीं मिल पा रहा है, वो उभर करके आ ही नहीं पा रहा है और ये ट्रैप पूरा चल रहा है। और लोगों को लग रहा है वैकेंसीज आ रही हैं, टाइमली पेपर कंडक्ट हो रहा है, सिलेक्शन वहां पर हो रहे हैं और सारा जो है मेरे भाई यहां पर सबके सब खुश है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है।
मैं इसको एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर मानता हूं। आप इसमें देखो, अभी ये तो सिर्फ सीजीएल का खेल था, अब सीएचएसएल का मैं आपको बताता हूं। अभी सबको पता है कि सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आया है, बट भाई जब मैं बच्चों से मिला, एक एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया है, और इंटरव्यू लेने के दौरान में कोई ऐसा कैंडिडेट मुझे नहीं मिला जो ये कह दे मेरे भाई कि सर हमारा सीजीएल में अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने पेपर दिया है, वो ये कह रहे हमारा अच्छा स्कोर बन रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सीएचएसएल की नौकरी छोड़ करके सीजीएल को चूज करेंगे और उसमें जीएसटी का पोस्ट लेंगे या हम सीएसएस का पोस्ट लेंगे, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जब कैंडिडेट ये बात कह रहा है तो एसएससी को क्या वहां पर ऑप्ट आउट का प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए? क्या एसएससी को वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना चाहिए? इस बार का लगभग आप मेरे से लिखित रूप में ले लीजिए, 30 से 40% सीएचएसएल की सीटें खाली रहने वाली है, क्योंकि वो सारे के सारे किस में सेलेक्ट हो जाएंगे? वो सारे के सारे यहां पर सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे। या तो एसएससी को प्रावधान रखना था, दोनों रिजल्ट पहले से निकाल के रखने थे, कैंडिडेट से मीटिंग करनी थी, जी आपका दोनों में सिलेक्शन है, वहां पर आप क्या चूज करेंगे, शायद वहां से उन बच्चों को मौका मिल पाता। और अगर आप इतना 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकते थे तो आप वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन रखते, लेकिन आपने ये नहीं किया। तो ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है एसएससी के एग्जाम्स में। 3437 कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड इन सीएचएसएल 2024 एंड मोर देन 75% ऑफ देम अपीयर्ड फॉर सीजीएल मेंस एज वेल। 75% लोग तो पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं मानता हूं भाई इन 75% लोगों में से, मैंने कहा ना, मानो 30 से 40% लोगों का मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उनका नाम आ जाएगा वहां पर, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ये चाह करके भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मेंस का पेपर दे करके आ गए, मेरिट बन गया होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन उनका नाम आ जाएगा, मर्जी हुई तो नौकरी लो, मर्जी हुई तो नहीं लो, सीट तो गई वेस्ट, वहां पे भाड़ में गया वहां पे। अब आप इस बात को समझिए, सिंस सीजीएल एंड सीएचएसएल हैव सिमिलर पैटर्न इन सिलेबस और डिफिकल्टी भी यहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। सेम सब्जेक्ट सीजीएल में पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट सीएचएसएल में पढ़ना है, सेम पैटर्न यहां है, सेम पैटर्न वहां है, सेम डिफिकल्टी लेवल यहां, सेम डिफिकल्टी लेवल वहां, कैंडिडेट तो छट ही नहीं पा रहा है। वही कैंडिडेट बैठ करके पेपर दे रहा है, दोनों परीक्षाओं में सिलेक्शन ले रहा है, और लास्ट में एकदम हीरो की तरह चूज करता है मुझे कौन सी नौकरी लेनी है। क्या इसका कहीं पर कोई समाधान है? क्या एक बार उन बच्चों की तरफ भी देखा जाए जिनके हक में एक नौकरी तक नहीं है, जो इंतजार कर रहे हैं कड़ी मेहनत करके? क्या यहां पर है सिस्टम इसके ऊपर में क्या करने वाली है? मेरा सवाल यहां पर एसएससी से है कि इस ओवरलैपिंग पर आपने क्या किया? एमटीएस का बच्चा एमटीएस भी दे रहा है, सीएचएसएल भी दे रहा है, एमटीएस छोड़ करके सीएचएसएल में भाग जा रहा है, सीएचएसएल वाला सीएचएसएल भी दे रहा है, सीजीएल भी दे रहा है, सीएचएसएल छोड़ के उसके भाग जा रहा है। तो जो नीचे की पदें हैं वो तो खत्म हो रही है ना, वो तो खाली रह रही हैं, और इसमें सरकार का आप कितना बड़ा नुकसान है। आप आए दिन ये बात सुनते रहते हैं वहां पर कि भाई हम जो है अर्थव्यवस्था बनाने की सोचते हैं, भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे हम वहां पे, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि हम ट्रेन में, हम रेलवे को बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास में लोग ही नहीं है वहां पर काम करने के लिए, और लोग होंगे तो कैसे होंगे? सारी वैकेंसी तो आपकी खाली रह जा रही है। या तो सरकार की मंशा ऐसी हो सकती है कि नहीं, एक काम करो, 10,000 वैकेंसी एसएससी में दिखाओ, 10,000 कैंडिडेट को चूज करो, फिर पता है कि उसमें से 4,000 लोग तो छोड़ ही देंगे, उस 4,000 में 2,000 और ऐड करके अगली बार 6,000 वैकेंसी दिखा दो। इससे क्या होगा? लोग नाराज भी नहीं रहेंगे, युवा नाराज भी नहीं रहेगी, और वहां पर ये लगेगा अरे टाइमली वैकेंसी आ तो रही है, बड़ी बड़ी संख्या में आ तो रही है, दिक्कत कहां है वहां पे? बैंक की वैकेंसी कम हो गई, ये सब जानते हैं, कम इसलिए भी हुआ, एक कारण है क्योंकि सर उसमें वेटिंग लिस्ट है, जितनी वैकेंसी आती है सारी की सारी उसी टाइम पर फिल करा दी जाती है, अगली बार के लिए कुछ बचता ही नहीं, नई रिक्तियां होती है उन्हीं पर चयन किया जाता है। लेकिन एसएससी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूं। यहां पर देखो, मेरी आवाज छोटी है, मेरा चैनल बहुत छोटा है, ठीक है, मैं इतना बड़ा भाई, अपना प्यारा सा एक छोटा सा चैनल है, मैं छोटा सा एक शिक्षक अपने आप को मानता हूं, लेकिन मुझे ये लगता है ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है, ये मुद्दा कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो इसीलिए एसएससी को एक वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। एसएससी को इस बात को समझना चाहिए कि इससे ओवरऑल नुकसान हो रहा है। आप कितना खर्चा कर रहे हैं आप एक एक कैंडिडेट का पेपर करवाने में? आप जरा ये तो सोचिए, पहले उस बच्चे के ऊपर में खर्च करते हैं तो वो एमटीएस का पेपर देता है, फिर खर्च करते हैं वो सीएचएसएल का पेपर देता है, फिर खर्च करते हैं आप सीजीएल का देता है। आप नए लोगों को तो मौका दीजिए वहां पे। ये लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, सीएचएसएल सीजीएल की नौकरी साथ में लेके बैठ के यहां पर अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं, किसको ज्वाइन करें ना करें, और उसके बाद में फिर यहां पर एक चूज कर देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। इसमें 1 साल तक सोचिए उस सीट के ऊपर में कोई बंदा नहीं आ रहा है, और डिपार्टमेंट में बाकी लोगों के ऊपर में काम का प्रेशर बढ़ रहा है। जो काम 10 लोगों को मिल करके करना था वो बैठे बैठे 5 लोग कर रहे हैं, और उनके ऊपर में डबल लोड आ रहा है। वहां पे काम तो डबल कराया जा रहा है, सैलरी भी बेचारों को नहीं मिल रही। इसी वजह से डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स भी बंद हो गए, उसके बाद में प्रमोशंस भी होल्ड पर हैं। कितनी प्रॉब्लम है इसके अंदर में।
और रही बात आपसे हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो आप ही के माध्यम से है, चयनकर्ता तो आप ही है, वहां पर कमीशन तो आप ही है, कर्ताधर्ता आप ही है, ठीक है। तो मुझे लगता है इतना थोड़ा सरकार को फोकस करना चाहिए कि जो आप यहां पर हमारे सभी लोगों के टैक्स से इकट्ठा किया हुआ जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसको थोड़ा सही करने की आवश्यकता है। जब रेलवे कर सकता है, जब बैंक कर सकता है, जब यूपीएससी यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप भी तो कर सकते हैं। आपका कितना एनर्जी बच जाएगा जरा सोचिए। हर साल बच्चा कोर्ट में केस दायर करता है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, चलती रहती हैं केसें, तारीख पर तारीख आती रहती हैं, आपको तो आदत हो रखा है वहां पे, ये नहीं होगा। आप जरा ये भी तो सोचिए। नए देश को, नए लोगों को सिस्टम में आने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, उनकी ऊर्जा यूटिलाइज हो पाएगी वहां पे, सिर्फ एक छोटे से आपके बदलाव के कारण। और ये बढ़िया बेहतर कर सकते हैं, मुझे यकीन है आप इस पे बेहतर काम करेंगे, अगर आप चाहें तो हो सकता है। इसीलिए एसएससी को एक रिजर्व लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर 3-4 नौकरी उनके पास में, बाकी 3 को वो छोड़ दे, तो जो नीचे के कैंडिडेट है वो आकर के उस पर सिलेक्शन ले पाए और इस अर्थव्यवस्था में अपने जीवन में एक बदलाव और एक योगदान दोनों दे पाए। साथ में मेरा कैंडिडेट से एक अपील है, हालांकि देखो ये खाली लिखने और पढ़ने के लिए है, हमको पता तुम लोग अपने आप को नहीं बदलेगा, ठीक है, यहां पर कि भैया अगर तुम्हारा कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है तो तुम दूसरे को मत ज्वाइन करो, डीवी में मत जाओ, ठीक है। लेकिन मैंने क्यों कहा लिखने पढ़ने के लिए, मैं आपको बता देता हूं। भाई, एक कैंडिडेट के मन में हमेशा डर बना होता है, जब तक अंतिम समय तक उसका रिजल्ट में लिस्ट में नाम ना आ जाए, उसको डरा होता है, यार ऐसा ना हो मेरा कैंसिल हो गया, ऐसा ना हो बेरोजगार बैठ गए वहां पे। तो हम ये चीज, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम कैंडिडेट से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं कैंडिडेट बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। मुझे लगता है एसएससी को बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहिए, या तो सभी एग्जाम्स के पैटर्न में चेंजेस करने चाहिए, या फिर उसको वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए, जो भी है मंथन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर उनका काम भी हम बताएं तो फिर वो किस बात के पद पर बैठे हुए हैं। एक टीचर्स, एक यूट्यूबर्स, एक बाकी लोग यहाँ पर अपने अपने, सोचो टेलीग्राम चैनल वाले यार, छोटे छोटे चैनल से यार, वो आरटीआई का रिप्लाई न कर करके वो बच्चों को ये बात बता रहे, वो बच्चों को ये बात समझा रहे, जबकि ये काम तो एसएससी का था। हम ही लोग सारा जहन उठाएंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे? तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये सारे एड्रेसेस को इश्यू करके एसएससी को ये सारा प्रॉब्लम नॉलेज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और एक रिफॉर्म लेकर के आना पड़ेगा, ताकि बच्चों के जो मेहनत है वो यूटिलाइज हो पाए वहां पे, और एक सही सिस्टम यहां पर आ पाए, ठीक है। अब आप इसके ऊपर में सोच लीजिए कि आप पेपर के फाइनल रिजल्ट आने के पहले एक ऑप्ट आउट फॉर्म लाना चाहते हैं, या बाद में वेटिंग लिस्ट लेकर के आना चाहते हैं, ताकि ये अननेसेसरी जो बार बार ये 60 से 70% बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी जाकर के पेपर दे रहे हैं, वो बंद हो जाए। दूसरा, मेरा भी एक पर्सनल यहां पर ओपिनियन है कि ये जो बंद कर रखा है एसएससी में ना, ट्रांसफर्स नहीं हो सकते। देखिए, ट्रांसफर आपको भी पता है यहां पर कि क्या समस्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। लेकिन अगर शुरू में ही आप लोगों को, कैंडिडेट्स को ये कह देते हो ना जी, जीवन में जहां तुम्हारी नौकरी लग गई वहीं पर लग गई, चेंज ही नहीं हो सकती है, तो इसके वजह से बच्चा पहले ही माइंडसेट में बना लेता कि अरे यार हम तो एक्साइज में लगे हुए हैं, मेरा तो जीवन मुंबई में ही चला जाएगा, छोड़े यार अगले साल कुछ और ट्राई करते हैं। उसके जगह पर अगर ये ऑप्शन हो सकता है कि हम 3 साल में ट्रांसफर चेंज कर दें, क्या प्रॉब्लम है? 50 लोगों को गुजरात से उठाओ, मुंबई में रखो, मुंबई को उठा करके गुजरात में रखो, लोगों के काम करने के उत्साह भी बढ़ेंगे, वहां पर करप्शन भी कम होगा। जो जहां पर जम जाता है वहां पर अपना पांव पसार लेता है, वहां पर अपने लिंक्स बना लेता है, वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा होते हैं। क्या पारामिलिट्री फोर्सेज में यहां पर ट्रांसफर नहीं होते? क्या सीआईएसएफ में, बाकी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता है? क्या वहां के लोग काम नहीं करते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं? हर जगह पर होता है। इसके ऊपर में भी तो विचार किया जा सकता है। हालांकि ये आपका इंटरनल मुद्दा है, इसके ऊपर में आप विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बट मुझे जो कि समस्याएं समझ में आई यहां पर, उसके आधार पर तो मैं अपना जितना एक सोच सकता था, जितना समझ सकता था, उतने मैंने सजेशंस आपको दिए हैं। बट फिर से एक बात कहूंगा, यहां पर वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। और बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, भाई यार तुम लोग थोड़ा इसके ऊपर में आवाज उठाओ, सारे टीचर्स को भी कहो, हर जगह पर भी कहो, एक छोटा रिफॉर्म लेकर के आप आओ। मेरे अकेले कहने से या मेरी अकेली चीजें करने से कुछ नहीं होगा। आज आपके सामने मैंने डेटा रखा है, जो वास्तविकता है, इसके ऊपर में निर्णय लेना मेरे भाई आपका काम है। बाकी ऐसे मुद्दों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम ऐसे ही आपके मुद्दों को और उठाते रहेंगे, और इसके ऊपर में धीरे धीरे लोगों तक बात आगे बढ़ाते रहेंगे। आइए जुड़िए मेरे साथ इस सफर में, और इस मुद्दे को थोड़ा आगे तक लेकर के जाएं, ठीक है। बाकी जो भी आपका राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद भाई, जय हिंद।